नमस्कार. संगीत दर्शन सादर करीत आहे संगीत क्षेत्रात अनमोल कार्य करणाऱ्या अंध कलाकारांची ओळख करून देणारा कार्यक्रम स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी. स्वर आले जुळूनी. जुळल्या सगळ्या त्या आठवणी. स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. रसिको नमस्कार. संगीत दर्शन प्रस्तुत स्वर आले जुळूनी या कार्यक्रमाच्या 8व्या भागात मी अनिल शिंदे आपलं मनपूर्वक स्वागत करतो. या कार्यक्रमाचं 8वं पुष्प आपणास समर्पित करताना मला मनस्वी आनंद होतोय, कारण आजची मुलाखत ही आगळी वेगळी आणि सुफल संपूर्ण आहे असं मला वाटतं. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासकांनी कलाकारांशी मारलेल्या गप्पा आतापर्यंत आपण ऐकल्यात, पण आजच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून एका कलाकाराने एका कलाकाराशी साधलेला सुसंवाद आपण ऐकणार आहोत. आपली कला जोपासताना आणि ती वृद्धिंगत करताना कलाकाराने केलेला खडतर प्रवास आणि त्यातून साधलेलं यश हे उत्तुंग असलं तरी या कलाकाराला अहंकाराचा तिळमात्र सुद्धा स्पर्श झालेला आपणास आढळून येत नाही. तेव्हा स्वागत करूयात सुप्रसिद्ध संगीत तज्ञ डॉक्टर नसीर मोहम्मद मदनी यांचं, आणि त्यांच्याशी सुसंवाद साधतात सुप्रसिद्ध कीबोर्ड आर्टिस्ट श्रीयुत रवींद्र पोवळे. स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी. नमस्कार सर. नमस्कार रविंद्र जी, मैं डॉक्टर नासिर मोहम्मद मदनी अजमेर राजस्थान से और रिटायर्ड कॉलेज प्रिंसिपल और राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित कॉलेज प्रिंसिपल. अरे वाह सर, आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे, और आपका स्कूल का एजुकेशन कैसे हो गया, और आपका ब्लाइंडनेस कब आ गया? हाँ जी हाँ, घर वालों ने मुझे बताया कि लगभग 1.5-2 साल की उम्र थी. बचपन में तो आंखें दुखने आई थी, तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ गलत दवा डाल दी ओके. और घर पे भी डालने को दे दी. तो उससे शाम तक एक आंख का कॉर्निया तो पानी और ब्लड के रूप में बह गया, खत्म हो गया, अरे बाप रे. और एक कॉर्निया बचा. तो उसका फिर इलाज किया, लेकिन रोशनी नहीं आई. ओके. और जी, तो फिर हमारे फादर के ऑफिस में एक थे अंकल, उन्होंने बताया कि भाई इसका पढ़ने लिखने में इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि बड़े भाई साहब जाते थे तो मैं भी रोता था कि मैं भी स्कूल जाऊंगा. तो वो टीचर्स लोग जो है वो कहते थे नहीं, ये इसको नहीं लाएगा. तो मैं कहता था मुझे भी पढ़ाओ. तो उन्होंने बताया कि बीकानेर में ब्लाइंड स्कूल है, तो आप वहाँ इसका एडमिशन करवा दो. तो फादर मेरे वहां पर गए, तो उन्होंने कहा कि आप एड्रेस नोट करवा दो, अभी जगह खाली नहीं है, जैसे ही होगी हम आपको बुला लेंगे. ओके. तो कुछ टाइम बाद फिर वहां से लेटर आ गया. तो 1966 में फिर बीकानेर ब्लाइंड स्कूल गवर्नमेंट का था, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया और इस तरह से पढ़ाई शुरू हो गई. तो वो स्कूल का नाम क्या था? राजकीय नेत्रहीन विद्यालय बीकानेर. ओके. वो कितने स्टैंडर्ड तक था? वो 8वीं कक्षा तक का था. हाँ. जी. तो उसके बाद 9th में फिर अजमेर ब्लाइंड स्कूल में मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे म्यूजिक में बचपन से शौक था और मैं म्यूजिक सब्जेक्ट आगे तक रखना चाहता था. तो यहाँ पर म्यूजिक था 9th और 10th में भी. लेकिन आपको म्यूजिक का बचपन से शौक था, या स्कूल में जाके आपने सीख के, आपको समझो देख के इंटरेस्ट आ गया?
नहीं, बचपन से शौक था मुझे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म जो है वो टोंक जिला है राजस्थान में। वो नवाबी रियासत थी, तो वहां पर हुआ था। और अरे मेरे दादाजी जो थे वो नवाब साहब के विशेष सलाहकारों में से थे। तो हमारे यहाँ मौलवी परिवार था हमारा। तो हमारे यहाँ तो संगीत सुनना भी वर्जित था, सीखना तो बहुत दूर की बात है। पर पता नहीं ये कुछ ईश्वर की देन थी कि मुझे म्यूजिक का शौक था। तो फिर जब मैं स्कूल में गया तो वहां तो कंपलसरी था म्यूजिक। तो टीचर्स ने जब मेरी आवाज सुनी तो उनको पसंद आ गई, तो वो मुझे ग्रुप सॉन्ग वगैरह में लेने लग गए। फिर वो मुझे सोलो सॉन्ग वगैरह फिर ऐसे प्रोग्रामों में लेने लग गए। फिर उन्होंने क्लासिकल भी सिखाया मुझे। तो मेरा जो है म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप्ड हो गया। तो फिर मुझे आगे लगा कि नहीं, ये तो मुझे कंटिन्यू रखना है। तो इस वजह से फिर मैं 9th और 10th के लिए गवर्नमेंट का जो ब्लाइंड स्कूल यहाँ अजमेर में है वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। और इस तरह से फिर 10th तक मेरा म्यूजिक हो गया। 10th तक यानी आप विशारद वो टाइम पे हो गए थे कि बाद में विशारद हो गए? नहीं, विशारद मेरा पहले हो गया था। अरे वाह, हाँ क्या? हाँ, फिर आप कॉलेज में क्या किया आपने? कैसे कॉलेज सीखने का एक्चुअली क्या है कि हमारे राजस्थान में हमारे टाइम में जो म्यूजिक सब्जेक्ट था वो स्कूल और कॉलेज दोनों में ही लड़कियों के लिए था सिर्फ। अरे बाप रे, हाँ। हाँ, लड़कों के लिए म्यूजिक नहीं था, लड़के म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे। तो ये राजस्थान की बात बोल रहे हैं आप? हाँ, राजस्थान की। तो अब ये तो ब्लाइंड स्कूल था, तो वहां पर ये सब्जेक्ट था इसलिए पढ़ लिया, वरना नहीं पढ़ पाते। तो 10th के बाद जैसे 11th क्लास आई तो उसमें फिर यही मसला आया कि म्यूजिक कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा था। तो यहाँ राजस्थान शिक्षा बोर्ड में एक सेक्रेटरी थे, उनसे मेरा परिचय हो गया था। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि तुमको एक सब्जेक्ट अपने रिस्क पर मिल जाएगा, वो तुम्हें लिख करके देना पड़ेगा और उसकी तैयारी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। और अगर उसमें फेल हो गए तो 3 साल तक बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो मैंने वो रिस्क मंजूर कर ली और मैंने वो सब्जेक्ट 11th में नॉर्मल स्कूल में भी मुझे मिल गया। अब हाँ, तो वो उसकी तैयारी मैंने अपने आप करी, स्कूल वालों ने नहीं करवाई। तो ये हो गया। फिर स्कूल के बाद कॉलेज। तो कॉलेज में बहुत ढूंढने पर पता लगा कि राजस्थान में एक जगह है ब्यावर। तो वहां पर कॉलेज है SD गवर्नमेंट कॉलेज। तो उसमें म्यूजिक सब्जेक्ट तो था, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों के लिए था, लड़कों को नहीं देते थे। तो वहां फिर मैंने ट्राई की और प्रिंसिपल साहब को कहा कि भाई मेरे पास स्कूल में म्यूजिक रहा है, तो आप मुझे म्यूजिक अलाउ करिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लेक्चरर साहब के पास जाओ, अगर वो मान जाएंगी मैडम तो हम दे देंगे। तो मैंने मैडम को जाके बताया, उन्होंने कहा तुम्हारे 11th में म्यूजिक था तो सुनाओ, राग सुनाया। तो उनको लगा ठीक है, तो उन्होंने उस पर रिकमेंड कर दिया। तो मुझे इस तरह से BA में यानी ग्रेजुएशन में म्यूजिक सब्जेक्ट मिल गया। तो मेरे अलावा मेरी क्लास में म्यूजिक में सारी लड़कियां ही थी। आप फर्स्ट ब्लाइंड थे जेंट्स की, आपको चांस मिला? हाँ जी। आपके बाद में भी फिर कॉलेज में लिए होंगे ना सबको ऐसे जेंट्स? हाँ, लड़कों हाँ, को? फिर वो रास्ता खुल गया। हाँ। और फिर और भी जो लड़के आए और जिनका मैडम को लगता था कि नहीं यहाँ ये कर लेंगे, तो उनको म्यूजिक अलाउ किया। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14
का चांद हूँ। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो। होठों पे खेलती हैं तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां, दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। फिर आपने म्यूजिक में बीए किया? बीए हो गया, हाँ। फिर उसके बाद एमए का मसला आया तो फिर वही मसला था। अब ये बीए तो चलो वहां पर लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते थे कॉलेज में, तो हो गया। अब एमए की जब बात आई तो एमए में राजस्थान में कोई ऐसा कॉलेज नहीं था जहां लड़के लड़कियां पढ़ते हो और वहां एमए में म्यूजिक हो, केवल लड़कियों के कॉलेज में ही था। तो उसके लिए हम बहुत दौड़ भाग करी और वीसी से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, कॉलेज एजुकेशन डायरेक्टर से मिले, बहुत सारे लोगों से फिर बहुत कोशिश करी। अब मसला यही था कि भाई लड़कियों के कॉलेज में लड़कों को एडमिशन कैसे दे दें, और बात भी सही थी। लेकिन सर ये कितने साल पहले की चीज है ये 1981 में मैंने ग्रेजुएशन किया था। ओके, हाँ, तब की बात है ये। हाँ। तो आज मानिए 43 इयर्स हो गए उसको। हाँ। तो फिर क्या क्या आपने? हाँ। फिर उसके लिए मैंने सबसे रिकमेंड करवाया, जज प्रिंसिपल से मिले, एडमिनिस्ट्रेटर सबसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे म्यूजिक में ही पढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो एडमिशन तो चलो मान लो हम तुम्हें दे दें, लेकिन लड़कियों का कॉलेज है, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और हमारा तो प्राइवेट कॉलेज है। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से कहा कि मैंने कहा देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, हालांकि छोटा मुंह बड़ी बात है, कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। बोली हाँ नहीं देखा। मैंने कहा आप मुझे देख रही है ना? मैंने कहा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस डर की वजह से आप मुझे एडमिशन नहीं दे रही हैं वो कलंककारी कल
कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप मुझे एडमिशन देती हैं तो ये कॉलेज मेरा कॉलेज हो जाएगा। तो हम्म, इसकी इज्जत मेरी इज्जत है, हम्म, मेरी इज्जत इसकी इज्जत है। हम्म, तो मैं इस बात का वचन देता हूं आपको कि इसकी बेइज्जती मेरी वजह से नहीं होगी। अब ओके, आपको मुझ पे विश्वास हो तो आप एडमिशन दे दीजिए, नहीं तो ठीक है, मैं तो फिर अब पढ़ाई छोड़ दूंगा। ओके, फिर 15 दिन बाद मेरे पास लेटर आ गया कि आपको एडमिशन दिया जा रहा है, आप आके फॉर्म भरें। अरे तो वाह। लड़कियों के कॉलेज में वहाँ 1,500 लड़कियां थी, हम्म, तो मैं अकेला था और वहाँ भी मैंने आप अकेले थे? वहाँ तो बिल्कुल ही अकेला ना, था। आपने शुरुआत की है तो शायद वैसे भी आप अकेले रहेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से एमए किया मैंने हम्म, 1983 में। हाँ, और आपको जान के खुशी होगी कि मैंने एमए राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरी 4th पोजीशन थी और वोकल में 1st पोजीशन। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवाओं में लहराता आता था दामन के दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया मैं, जुदा हो गया। सुना आपने पीएचडी भी किया म्यूजिक में? जी हाँ, पीएचडी मैंने किया था। हाँ, तो पीएचडी में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। हाँ, एमए के बाद मुझे पीएचडी कंप्लीट करने में 17 साल लग गए, क्योंकि मुझे कोई भी पीएचडी करवाने को तैयार नहीं होता था। अरे बाप तो रे, हाँ, हाँ, वो ये कि ये तो ब्लाइंड है, ये कैसे करेगा, ओके, लिखना पढ़ना दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है, कैसे होगा। हाँ, और ताज्जुब की बात यह है कि मेरे स्टूडेंट्स कॉलेज के, उनको पीएचडी में लोगों ने ले लिया, मुझे नहीं लेते थे। तो अरे बाप रे, हाँ, मैंने इंडिया के जहां जहां भी मुझे
पता लगता था, हम्म, मैंने कोशिश की कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाए पीएचडी में, पर नहीं हुआ। फिर बहुत मुश्किल से जाकर के राजस्थान यूनिवर्सिटी में ही मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। और तो उस समय क्या हुआ था कि वहां पर एक जो प्रोफेसर थी डॉक्टर मधु भट्ट तैलंग, हम्म, तो उनको जो है वो सुपरवाइजरशिप मिली थी पीएचडी करवाने के लिए। हम्म, तो उनका मैं पहला स्टूडेंट रहा जिसको उन्होंने मतलब पीएचडी करवाई। तो उन्होंने यस कर दिया मुझे, तो उनके अंडर में फिर मैंने पीएचडी की और 2000 में मुझे पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई। और राजस्थान में म्यूजिक सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाला मैं पहला दृष्टिबाधित व्यक्ति हूँ। हाँ, आपका सब्जेक्ट क्या था पीएचडी के लिए? पीएचडी में हमारे यहाँ राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर इलाके हैं, वहां पर होली के अवसर पर एक सांगीतिक नाटक या खेल कह सकते हैं अपन, वो होता है जिसका नाम है रम्मत। रम्मत तो इस पर मैंने, ये 150-200 साल पुराना खेल है और ये होली के अवसर पर ही होता है, करीब 10 दिन तक। हर मोहल्लों में अलग अलग जगहों पे, तो अलग अलग जो जिन जिन के कास्ट वाइज जो बने हुए हैं मोहल्ले, उन सब में होता है। तो मैंने इस पे काम किया था कि लोक नाट्य रम्मत का सांगीतिक अध्ययन, तो ये मैंने किया था। उसके लिए भी आपको वो सब थीसिस क्या बोलते हैं उसको करना पड़ता, लिखना पड़ना। हाँ, वो थीसिस वगैरह, हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए मदद आपने किससे ली ऐसे? हाँ, थीसिस वगैरह लिखना पड़ा था। पहले सिनॉप्सिस बनानी पड़ती है, फिर थीसिस लिखना पड़ती है। तो क्योंकि ये मेरा काम सारा बीकानेर का ही था ज्यादातर, और थोड़ा सा जैसलमेर का था, तो मेरी, जैसा कि मैंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा भी बीकानेर में ही हुई थी, तो बीकानेर मेरा परिचित इलाका ही था। तो वहां पर डॉक्टर मुरारी शर्मा साहब, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया इस काम में। और वो क्योंकि संगीत से जुड़े हुए ही व्यक्ति थे, उनकी संस्था थी संगीत भारती, और उनके फादर डॉक्टर जयचंद शर्मा साहब भी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे राजस्थान के। तो डॉक्टर मुरारी शर्मा साहब ने मुझे इसमें बहुत सहयोग किया हर प्रकार से। तो उनके सहयोग की वजह से मैं इस काम को पूरा कर पाया। और इस बिटवीन आप 17 साल लगे, तो उसके बीच में आप क्या करते थे? मैं 83 में, हाँ 83 में मेरा एमए हुआ था। तो उसी साल मुझे राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी की स्कॉलरशिप मिल गई थी। मैंने कंपटीशन फाइट किया था उसके लिए, तो 1 साल के लिए मुझे स्कॉलरशिप दी गई सीखने के लिए। तो 1 साल मैंने म्यूजिक और सीखा, और 84 में राजस्थान लोक सेवा आयोग जिससे मेरा स्कूल लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हो गया म्यूजिक में। तो इसका भी किस्सा बहुत मजेदार है कि जब मैं रिटर्न के बाद एक इंटरव्यू देने के लिए जब गया आरपीएससी में, तो जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने पूछा कि आपने क्या किया? मैंने कहा एमए किया। वो कहाँ से किया? मैंने कहा सावित्री गर्ल्स कॉलेज से। तो वो चौंक गए, बोले सावित्री गर्ल्स कॉलेज में तुम कहाँ पहुंच गए? तो मैंने कहा कि सर हमारे राजस्थान में बॉयज के लिए म्यूजिक सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं। तो स्पेशल परमिशन लेकर के और मैंने यहाँ से एमए किया। तो अब वो ऐसे मूड में आ गए, एक एक्सपर्ट कहने लगे, बोले एमए कितने साल में किया? मैंने कहा सर 2 साल में होता है तो 2 में ही किया। बोले यार क्या फायदा फिर? मैंने कहा क्यों? बोले लड़कियों के कॉलेज में गए थे तो 3-4 साल लगाते, 1 आध साल फेल वेल होते, आराम से करते यार। तो ऐसे क्या एमए करके आ गए 2 साल में? तो मैंने कहा नहीं सर, मेरा 2 ही साल में हुआ, और राजस्थान में मेरा ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन था, और वोकल में मेरा फोर्थ पोजीशन था, और वोकल में मेरा फर्स्ट पोजीशन था राजस्थान में। तो बोले जब तुमने तो इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए तो अब तुमसे क्या पूछें, जाओ।
तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता लगा कि मेरिट में 2nd नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ। अरे वाह। हाँ जी। फिर आप रिटायर कितने साल में हो गए, और वहाँ वो तो- टाइम में आप कौन से पोस्ट में थे? हाँ, तो ये 84 में जो हुआ ये मेरा स्कूल लेक्चरर के लिए हुआ था। ओके। हाँ। और उसके बाद में फिर कॉलेज लेक्चरर के लिए वैकेंसी निकल गई राजस्थान सर्विस कमीशन की। हाँ। तो 86 में मेरा राजस्थान सर्विस कमीशन से कॉलेज के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, और उसमें भी मेरा मेरिट में 3rd नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। हाँ। इसमें ये हुआ था कि जो पोस्टें निकली थी वो SC और ST की थी, जनरल की नहीं थी। जनरल की नहीं। हाँ। पर मेरा ये रहता था कि अपन कोशिश तो करके देखें, हाँ। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। हाँ। तो मैंने ये फॉर्म भर दिया और मैंने एग्जाम दिया। तो मैं रिटन एग्जाम में क्लियर हो गया, फिर इंटरव्यू में गया, और इंटरव्यू में भी मेरा 3rd नंबर पे मेरिट में सिलेक्शन हुआ। तो वहां मेरा सिलेक्शन हो गया, और 86 में फिर मैं कॉलेज में आ गया स्कूल से कॉलेज में प्रोफेसर बन गए? हाँ जी, प्रोफेसर बन गए। हाँ। 86 से फिर 2018 तक मैंने कॉलेज में काम किया। तो एक तो गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी कोटा के पास है, वहां पर मैंने वो अपनी चॉइस से लिया था मैंने कॉलेज, बूंदी कॉलेज, क्योंकि वहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे। और मैंने ये तय किया था कि यदि ईश्वर ने मुझे किसी योग्य बनाया तो मैं लड़कों को संगीत विषय पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास करूंगा। तो इसलिए जब मैं कॉलेज लेक्चरर हो गया तो मैंने बूंदी कॉलेज अपनी चॉइस से लिया, क्योंकि वहां लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे। और वहां मैंने 86 में ज्वाइन किया, और 90 में केवल 4 साल के अंदर वहां MA तक म्यूजिक की कक्षाएं प्रारंभ करवा दी। तो वो गवर्नमेंट का पहला कॉलेज था राजस्थान का जहां लड़के और लड़कियां दोनों म्यूजिक में MA तक पढ़ाई करते थे। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये।
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों। आप जब प्रोफेसर हुए, आप तो साइटेड लड़के लड़कियों को सिखाते होंगे ना? जी। तो आप ब्लाइंड हो तो आपको क्या अनुभव अलग सा आया क्या वहाँ पे सिखाने के लिए? अब ये संयोग कह लें या मेरे भाग्य की बात कह लें कि उस जमाने में बच्चे आजकल के जैसे नहीं थे, तो बहुत हाँ डिसिप्लिन में भी रहते थे और कहना भी मानते थे, ओके। और फिर कुछ अपनी सतर्कताएं होती हैं, तो अपन ध्यान रखेंगे तो क्लास को कंट्रोल किया जा सकता है, अपन उसका सिस्टम बनाए तो समस्या नहीं आती है। तो बूंदी छोटा इलाका है, तो इसलिए वहाँ ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं आई। लेकिन जब मैं 2003 में अजमेर ट्रांसफर करवा के आया, तो अजमेर क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, तो और कॉलेज भी यहाँ का बहुत बड़ा है, तो ये मान लीजिए आप 1836 का कॉलेज है ये, 1836 में शुरू हुआ था, उत्तर भारत का बहुत बड़ा कॉलेज है, जहाँ लगभग मेरे टाइम में 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे। ओके। तो यहाँ थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि बड़ा शहर है तो उस टाइप के बच्चे थे, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा शुरू में मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि जो साथ में मेरे एक और जो लेक्चरर थी वो थोड़ा सा अलग टाइप की थी, वो क्लासें विलासें नहीं लेना और इस टाइप से, तो थोड़ा सा मेरे भी विरोध में कि भाई ये क्लास लेते हैं तो फिर मेरे को भी लेनी पड़ेगी, तो वो बच्चों को कि क्या ठीक है ना, आना है नहीं आना है कोई बात नहीं, क्लास में जाना क्या जरूरी है, तो बच्चे थोड़ा सा इस टाइप के थे, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल किया, लेकिन हो गया। और बाद में ये हुआ कि बच्चे मुझे बहुत फेवर करते थे, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सही जो होता है वो एक ना एक दिन तो सामने आता ही है। अपन थोड़े दिन जो है गलत को हावी होते देख सकते हैं, लेकिन आखिरकार जो है ना सच्चाई सामने आती है, तो सही गलत को लोग पहचानते हैं, आज के बच्चे पहचानते हैं। तो उनको भी लगा कि हमारे लिए भलाई किसमें, ये जो कह रहे हैं उसमें या जो वो मैडम कह रही है उसमें, तो फिर बच्चे मेरी क्लास में आते थे, तो कंट्रोल करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। और मैं आपको बताऊं 2003 में जब मैं अजमेर कॉलेज में मैंने ट्रांसफर करवाया, तो 2006 में मैंने यहाँ पर भी एमए की कक्षाएं प्रारंभ करवा दी। तो राजस्थान के 2 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हो गए, बूंदी और अजमेर, जहां आज भी एमए की कक्षाएं, मतलब एमए तक संगीत की कक्षाएं लगती हैं, जहां लड़के लड़कियां दोनों संगीत में शिक्षा प्राप्त करते हैं, और न केवल अजमेर और बूंदी, बाहर के विद्यार्थी आकर के यहाँ पर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपने तो आप तो ऐसे लड़के के फर्स्ट टाइम और फर्स्ट एंट्री थी कॉलेज में जी, के बाद में आपने किसको ब्लाइंड लोगों को प्रोत्साहन दिया कि आप भी करें, ऐसा कुछ ऐसा आपने काम किया क्या इसके ऊपर? हाँ, जो ब्लाइंड बच्चे मेरे पास आकर के पढ़े हैं, बूंदी कॉलेज में भी और अजमेर कॉलेज में भी, तो और उनको मैंने सिखाया पर्सनली भी, घर पे भी बुला के, जैसी जरूरत होती थी उसके साथ में सिखाता था। और मुझे बहुत खुशी है कि उनमें से आज वो ब्लाइंड लोग रोजगार में हैं, नौकरी लग गई उनकी, कोई प्रिंसिपल है, कोई हेडमास्टर है, कोई टीचर है, तो इस तरह से वो ब्लाइंड जो है सभी नौकरियां कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में भी हैं, और कई मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स साइटेड भी, कोई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट जो है, मेरे 86 में सिलेक्शन के बाद 95 में मेरा पहला स्टूडेंट कॉलेज में
म्यूजिक का लेक्चरर बना और उसका भी सिलेक्शन मेरिट में फर्स्ट नंबर पे हुआ था। और उसके बाद और भी मेरे स्टूडेंट्स कॉलेज में सेलेक्ट हुए हैं, स्कूलों में सेलेक्ट हुए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और कई विद्यार्थी तो मेरे विदेशों में भी म्यूजिक सिखा रहे हैं। अरे वाह। जी। अभी के दिन में आप तो रिटायर हैं, तो आप अभी क्या सहयोग देते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ क्यों, ऐसा क्या सपोर्ट क्या करते हैं अभी? मैं म्यूजिक के अलावा मैं सोशल वर्क में मेरा इंटरेस्ट शुरू से रहा है। हम्म, तो मैं सामाजिक संस्थाओं से पहले भी जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। नेशनल फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली, इससे मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और आज भी मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अजमेर की एक संस्था है, दीन दुखी दिव्यांग सेवा संस्था, जिसमें सभी प्रकार के विकलांग शामिल हैं। उनकी संस्था में मुख्य संरक्षक के रूप में उनको सलाह मशवरा देते हुए और सामाजिक कार्य करता हूँ। क्रिकेट का मुझे बचपन से शौक था, तो हमारे यहाँ पे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड गर्ल्स के लिए मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो इस तरह से ये सारे काम भी मैं करता हूँ। और म्यूजिक के क्षेत्र में अभी भी जो भी विद्यार्थी मेरे पास आते हैं सीखने, मैं उनको घर पे भी सिखाता हूँ। अभी लेटेस्ट में मेरी 3 स्टूडेंट्स स्कूल लेक्चरर के लिए म्यूजिक में सेलेक्ट हुई हैं लास्ट ईयर, और उनके अपॉइंटमेंट हुए, तो वो मेरे पास आके घर पर तैयारी करती थी। ऐसा तो इस तरह से ये काम भी मेरा चल रहा है। बहुत सारा संयोग है ब्लाइंड के लिए। तो फिर आप और भी आगे आप क्या करना चाहते हैं और भी इसके अलावा? बस ये चाहते हैं कि ब्लाइंड जो है वो सक्षम बने, पढ़े लिखे और ऐसी योग्यता और क्षमता प्राप्त करें कि समाज उनको माने और उनका एक समाज में नाम हो, एक इज्जत बने। क्योंकि देखिए मैंने जो नोट किया कि हम लोग खाली लेने की बात करते हैं, जो कि उचित नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, सारे जहाँ भी किसी प्रोग्राम में या कहीं भी जाता हूँ संस्थाओं में, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखिए, आप खाली लेने की बात ना करें, आप देने की बात भी करें। आप समाज को कुछ देंगे तो समाज आपको देगा, निश्चित रूप से गिव एंड टेक का सिद्धांत होना चाहिए। और अगर आप देने की क्षमता अपने आप में अर्जित करेंगे तो समाज में आपकी इज्जत बनेगी। तो समाज से जुड़ के रहें, समाज को देना सीखें और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाएं। चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा न करेंगे, चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा न करेंगे, साए से भी अपने तेरा शिकवा ना करेंगे, चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा ना करेंगे, साए से भी अपने तेरा शिकवा ना करेंगे, चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा ना करेंगे। पूछेंगे
हवा हवा पूछेंगे हवाओं से घटाओं से तेरा हाल मिलने को तेरे वास्ते आया ना करेंगे मिलने को तेरे वास्ते आया ना करेंगे चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा ना करेंगे तू मिल भी गया राह में भूले से भी मुझको तू मिल भी गया राह में भूले से भी मुझको मिलने का दोबारा कभी वादा ना करेंगे मिलने का दोबारा कभी वादा ना करेंगे चाहेंगे तुम्हें पर कभी रुसवा ना करेंगे अभी एक म्यूजिक के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप तो क्लासिकल सिंगर हैं, गाते भी हैं, मैंने सुना भी है आपका लाइट म्यूजिक भी सुना है गाते समय, लाइट पिक्चर जी। सॉन्ग वगैरह ये सब सुना है। तो पुराने म्यूजिक के और अभी के म्यूजिक में आपको क्या क्या लगता है ऐसे? हाँ बिल्कुल। मेरी एजुकेशन क्लासिकल की हुई है, लेकिन जो मैं प्रोग्राम्स स्टेज प्रोग्राम देता हूँ तो वो गजल, गीत, भजन, राजस्थानी लोकगीत ये सब मैं देता हूँ, और इसके लिए मैं आकाशवाणी से अप्रूव्ड भी हूँ 1984 से। ओके। तो और फिल्मी गाने तो है ही खैर। तो पहले के और अब के म्यूजिक में और तो बहुत फर्क आ गया फिल्मी गीतों में। पहले हम देखते हैं, एक तो जो हमारी शास्त्रीय संगीत की जो धरोहर है, पहले की धुनें कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को लेकर के होती थी, है ना। और अब आ गया हमारे वेस्टर्न म्यूजिक, तो उसमें भारतीय संगीत की आत्मा कम नजर आती है, और इसी कारण से इस प्रकार के गाने आते हैं और चले कहाँ जाते हैं और कब चले जाते हैं उसका पता नहीं लगता है। लेकिन पुराने गानों में क्योंकि हमारे लोक की और शास्त्रीय संगीत की आत्मा होती थी, वो आज तक जिंदा है, चाहे वो 50 साल हो गए चाहे 70 साल हो गए। तो बहुत फर्क आ गया। दूसरा, शब्दावली जो काव्य था वो बहुत अच्छे स्तर का हुआ करता था, अब तुकबंदी होती है ऐसा लगता है। लेकिन अभी कैसा है कि अभी समझो कि आप वो टाइम पे सब लोग क्लासिकल में सीखना चाहते थे, अभी थोड़ा वेस्टर्न आ गया, तो अभी के गाने यंगस्टर को पसंद है। हम लोग पुराने गाने सुनते हैं तो पुराने गाने जी। अपने को पसंद है। ऐसा जी थोड़ा म्यूजिक भी बदल गया है ना। जी हाँ, ऐसा हो गया है।
हाँ, नहीं उसमें ये है, देखिए पहले हमारे भारतीय जो वाद्य हुआ करते थे उनका इस्तेमाल होता था, है ना। हाँ और 100 150 250 वाद्य यंत्रों का ऑर्केस्ट्रा होता था और लाइव बजता था, हम्म ठीक है। हम्म अब क्या हो गया, अब कीबोर्ड आ गया। अब हम्म कीबोर्ड में एक ही कीबोर्ड है और उसमें दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, हाँ, चाहे और रिदम भी आ गया और हम्म, ये दूसरे जो स्वर वाद्य हैं वो भी आ गए, तो उसी से काम चला लेते हैं। दूसरा क्या हो गया, कंप्यूटराइज हो गया सारा काम। हम्म, तो कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग होती है और उसमें मिक्सिंग हो जाती है, ट्रैक बन जाते हैं, सबको मिक्सिंग करके और गाना तैयार हो जाता है। तो अब यूं लगता है कि बनता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है, लेकिन जो भाव प्रधानता पहले के गीतों में होती थी उसका अभाव हो गया। अब वो भावपूर्ण बातें कम हो गई हैं। और और दूसरा, आप कह रहे हैं कि नए जो लोग हैं वो नए गाने पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आप देखिए जितने ये रियलिटी शो होते हैं, है ना, और टीवी पे, आप चाहे सारेगामापा ले लीजिए, चाहे इंडियन आइडल ले लीजिए, चाहे राइजिंग स्टार ले लीजिए, जो और भी होते हैं, उनमें ज्यादातर बच्चे पुराने गाने ही गाते हैं कंपटीशन में। हाँ क्यों? कि उनको भी पता है कि इनका इफेक्ट पड़ता है। हाँ और बाकी खाली मनोरंजन की दृष्टि से आप आज के गाने गा लो, वो ठीक है, लेकिन अगर जहां कंपटीशन की बात आती है तो आप अपनी कला का प्रदर्शन पुराने गानों में जितने अच्छे तरह से कर पाएंगे, आज के गानों में उतना नहीं कर पाएंगे। हाँ वो तो है। ऐसा मेरा मानना है। बराबर है। अभी हमारा हर बार का एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहते हैं। जी। तो अगले जन्म में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए पहली चीज तो ये है कि मैं अगला जन्म मानता नहीं। ओके। और हाँ, मैं मानता ही नहीं हूं कि अगला कोई जन्म होगा। और ओके। अगर होगा तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे वापस से मेरा जन्म संगीतमय हो। यानी आपको म्यूजिक में ही करना है आगे हाँ, भी? अगर ऐसा? अगर ऐसा होता है तो मैं वापस से संगीत की ही सेवा करूं और ऐसा मुझे जन्म मिले। ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कि आप ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए जो करना चाहिए, जो म्यूजिक में है और म्यूजिक में करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ब्लाइंड लोग आगे म्यूजिक में करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटी करने से म्यूजिक जैसा सब्जेक्ट नहीं आता। मैं ये मानता हूं कि म्यूजिक बहुत कठिन भी है, लेकिन मेहनत करेंगे तो बहुत आसान भी है ना। लेकिन उसको आप पूरा टाइम दे, उसके लिए आपको समर्पित भाव से काम करना पड़ेगा, डिवोशन आपका होना चाहिए उसके प्रति, और जो गुरु सिखाने वाले हैं उनके प्रति आपका समर्पित भाव होना चाहिए, तो आप अच्छा सीखेंगे। तो इसमें बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं संगीत में स्कोप नहीं है, मैं नहीं मानता हूं, स्कोप बहुत है म्यूजिक में। और म्यूजिक जो है ये राजा विषय है एक तरह से। इसमें बड़े बड़े लोग, राजा महाराजाओं ने भी इसका सम्मान किया है और आज भी बड़े बड़े लोग इसका सम्मान करते हैं। जब कलाकार स्टेज पे बैठता है तो लोग नीचे बैठ करके सुनते हैं, तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा। तो बिल्कुल आप करें, और मेरे से जो भी सहयोग हो पाएगा ऑफलाइन ऑनलाइन, वो मैं बिल्कुल करने को हमेशा तत्पर रहता हूं और सदा ही किया है। जब तक मैं हूं, जब तक मेरे में क्षमताएं हैं, मैं जरूर संगीत के लिए समर्पित हूं और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। खास तौर से जो ब्लाइंड लोग हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी सेवाएं हमेशा रही हैं। और मुझे ये शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उनके लिए हमेशा मेरी सेवाएं निशुल्क रही हैं और उनसे मैं कोई चार्ज नहीं करता हूं, कभी भी नहीं किया, तो और करूंगा भी नहीं। तो बिल्कुल आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हुए हैं ब्लाइंड जिन्होंने अपना नाम किया है, तो क्यों नहीं किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो बस बात इतनी सी है कि मेहनत चाहिए उसके लिए और समर्पित भाव चाहिए।
ओके। सर एक मन में लास्ट में एक आया है कि आपकी शादी होगी, आपकी मैडम तो साइटेड हैं, जी। तो आप म्यूज़िक में या इसमें आपको कितना सहयोग मिलता है और वो क्या करती हैं? वो भी म्यूज़िक में ही है ना? हाँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। मैं चाह भी रहा था क्योंकि परिवार से संबंधित क्वेश्चन हाँ, नहीं हुआ। तो बिल्कुल आ, मेरी जो वाइफ है डॉक्टर ममनून फातिमा मदनी, वो साइटेड हैं। और मेरा सौभाग्य है कि वो भी म्यूजिक से ही रिलेटेड हैं और केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर हैं। वो भी पढ़ाती हैं म्यूजिक। और हम दोनों प्रोग्राम वगैरह देते हैं एक साथ, जो भी पब्लिक शो वगैरह हम करते हैं तो। और वो भी आकाशवाणी से राजस्थानी लोक संगीत के लिए बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं। और कई सारे उन्होंने भी मेरे साथ शो किए हैं। बहुत अच्छी कंपेयरिंग करती हैं प्रोग्राम्स की। और अखिल भारतीय स्तर पर कंपेयरिंग कई कार्यक्रमों की वो कर चुकी हैं। तो उनका मेरे को बहुत सहयोग मिला है, केवल म्यूजिक में ही नहीं, मेरी पूरी लाइफ में। और मैं अगर एक सेंटेंस में ये कहूं कि मैं आज संगीत में या सामाजिक कार्यों के लिए मैं जो भी कर पाता हूं, उसमें यदि उनका सहयोग नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। क्योंकि हम लोगों को सहयोग की आवश्यकता तो रहती है। कहीं जाना है, आना है, कहीं लिखना पढ़ना है, इस तरह के कोई भी काम है, तो वो जब तक हमें कोई सहयोग नहीं करेगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा सहयोग मुझे उनका मिलता है। और कहीं भी आना होता है, जाना होता है, वो खुद कार ड्राइव करके मुझे ले करके जाती हैं। और अगर ज्यादा दूर जाना है तो वो छुट्टी लेके अगर उन्हें जाना पड़ता है तो वो जाती है। जैसे ये म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, मुझे बहुत सारे संस्थाएं जजमेंट के लिए बुलाती हैं तो हम जाते हैं, तो वो मुझे साथ लेके जाती हैं अपने साथ हमेशा। वो अकेला मुझे नहीं छोड़ती हैं कि मुझे परेशानी होगी। तो घर में भी, सॉरी, घर में भी और बाहर भी पूरा उनका सहयोग रहता है। और इतना ही नहीं, मुझे किस प्रोग्राम में क्या ड्रेस पहननी है, कैसे उनके मैचिंग के जूते, चश्मा, क्या क्या होना है, वो सब वो करती हैं। तो इतना केयर हर किसी ब्लाइंड की नहीं होती, ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। तो मैं भाग्यशाली हूँ, मालिक ने मुझे इतनी अच्छी मेरी लाइफ पार्टनर दी है। तो व्यक्तिगत लाइफ में और मेरे सार्वजनिक जीवन में दोनों तरह का उनका मुझे बहुत ज्यादा सहयोग है, बहुत कॉपरेशन है। तो ये चीज है। ओके। सर आप हमारे टाइम निकाला और सब लोगों के लिए हमारे दर्शन परिवार को आपका परिचय दिया, तो सब खुश हो जाएंगे आपको देख के। मैं तो आपका पहले से ही फैन हूँ, बोलेगा तो मैं आपको गुरु मानता हूँ पहले से ही। अरे रे आपको तो पता है। अरे तो नहीं, ये आपकी भावनाएं हैं मेरे प्रति, ये मेरा सौभाग्य है। आप खुद इतने अच्छे कलाकार हैं, इतना बढ़िया कीबोर्ड बजाते हैं, फिर भी आप मेरे प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। और बिल्कुल दर्शन परिवार से आपने मुझे जोड़ा है, तो अब मेरा भी परिवार हो गया है वो। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इसके लिए चुना, तो ये भी मेरा सौभाग्य है। मैं चाहता था कि आपका मैं इंटरव्यू लूँ और सबको आपके बारे में बताऊं, यानी आप ही बताएंगे, मैं सिर्फ पूछूंगा। जी जी जी। तो आपका भी सबको परिचय हो गया है। सर धन्यवाद सर, आप मुझे टाइम दिया इसके लिए। बहुत बहुत आपका भी आभार और सबको नमस्कार। और जब भी आप मुझे याद करेंगे, मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। नमस्कार। नमस्कार। स्वराले जुळी, स्वराले जुळी, स्वराले जुळी, स्वराले जुळी. मंडळी, आत्ताच आपण ऐकलत स्वर आले जुळूनी या कार्यक्रमाचा 8वा भाग.
या कार्यक्रमाबद्दलच्या आपल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना यांचं आम्ही स्वागत करतो. या कार्यक्रमाची संकल्पना आणि निर्मिती संजय बडगुजर यांची होती. संगीत संयोजन रवींद्र पोळे यांनी केलं होतं. पार्श्वगायक होते सुहास कर्णिक आणि वैशाली तिजोरे. या कार्यक्रमाची उद्घोषणा विद्या पोळे यांनी केली होती. तर हा कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोहोचवला लता पाटील यांनी. मंडळी, पुढील आठवड्यात आपण पुन्हा भेटणार आहोत एका नवीन संगीत तज्ज्ञासह. तोपर्यंत मी अनिल शिंदे आपली रजा घेतो. छान रहा, मजेत रहा, आनंदी रहा, संगीत क्षेत्राशी आणि संगीत दर्शनशी एकनिष्ठ रहा. नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्री. नमस्कार. संगीत दर्शन सादर करीत आहे संगीत क्षेत्रात अनमोल कार्य करणाऱ्या अंध कलाकारांची ओळख करून देणारा कार्यक्रम स्वर आले जुळूनी. स्वर आले जुळूनी.